बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया के जनरल फीचर्स क्या है, इसके अलावा इसका जो स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी है, वो कैसा है एंड इसकी फंक्शंस क्या है। तो आज इस लेक्चर में इन सारी चीज़ों के बारे में आप समझ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया जनरली एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। इसका एक जनरल स्ट्रक्चर सेक लाइक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है और ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। तो बहुत सिंपल है, सेक लाइक स्ट्रक्चर है एंड दैट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, राइट। एंड हिज द फंक्शन टू सिंथेसाइज एटीपी। तो तीन वर्ड्स यहाँ पे हुई। नंबर फर्स्ट क्या है, इट इज़ अ सेक लाइक स्ट्रक्चर। दूसरा क्या है कि ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। और तीसरा इसका काम क्या है, एटीपी सिंथेसिस है। इन सारी चीज़ों को डिटेल से आगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया है क्या। तो it is a sac-like structure present in eukaryotic cell and has the function to synthesize ATP, right? अब इसके बाद अगर हम इसको देखें, so it is a double membrane bonded organelle। डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली, इसका मतलब ये है कि इसके दो मेम्ब्रेन्स है, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है, और इसके बाद ये इसका एक मैट्रिक्स इसमें पाया जाता है। सो ये तो माइटोकॉन्ड्रिया का एक जनरल ओवरव्यू है। अब ये बात जो कि मैंने की कि ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, ये बात कितना इसमें हकीकत है। तो एक बात ये है कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, लेकिन कौन से यूकैरियोटिक सेल्स में। तो यहाँ वो यूकैरियोटिक सेल्स मुराद है जो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, जिनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, एटीपीज़ की ज़रूरत होती है। सो वो सेल्स एटीपीज़ बनाते हैं और वो माइटोकॉन्ड्रिया उनको ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया उन सेल्स में ज़्यादा होते हैं। और हम अगर नंबर्स की बात करें तो फिर वो सेल्स जो कि ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जिनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं। और जिनको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स भी कम होते हैं। एक सेल के अंदर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, इनको कलेक्टिवली कॉन्ड्रियोम कहते हैं। कलेक्टिवली इनको क्या कहते हैं? कलेक्टिवली इनको कहते हैं कॉन्ड्रियोम, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले ये कोलिकर ने 1850 में डिस्कवर किया था, राइट। कोलिकर ने सबसे पहले डिस्कवर किया था 1850 में, लेकिन बाद में फ्लेमिंग और इसका एक कुलीग था अल्टमैन, इन्होंने 1900 में इसके ऊपर बहुत सारा काम किया। और फिर अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को ही एक नाम दिया, और वो नाम था बायोप्लास्ट। तो ये काम था इनिशियली माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर जो हुआ। माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ सिनोनिम्स भी है, मतलब कुछ ऐसे कॉमन नेम्स हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के रूल की वजह से इसको दिए गए हैं। लाइक सेलुलर फर्नेसेस, इसको एक नाम दिया गया है, या पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके अलावा इसको पावर प्लांट ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो ये तो अभी तक हमने बात की कि माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली है क्या, और सेल में इसका क्या रोल है, इसके कॉमन नेम्स क्या है, और इसको डिस्कवर किसने किया है कि माइटोकॉन्ड्रिया का एनाटॉमी कैसा है, और एनाटॉमिकली इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स है। सो सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन होता है, इसके बाद इनर मेम्ब्रेन है, और फिर मैट्रिक्स है। ये तीन बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इनमें से जो बहुत इम्पोर्टेंट है और सबसे पहले आता है वो है आउटर मेम्ब्रेन। क्या है यहाँ पे हमारे पास? नंबर फर्स्ट क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन, ये सबसे ऊपर वाली मेम्ब्रेन जो होती है, इसको आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन के कुछ फीचर्स हैं, वो ये है कि आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होता है। क्या होता है? आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ
और ये फ्रीली परमेबल होता है। क्या होता है? फ्रीली परमेबल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी जो बायोमॉलिक्यूल है वो इसके थ्रू आसानी से अंदर जा सकता है, तो इसको कहते हैं फ्रीली परमेबल। और इसकी जो ये नेचर है फ्रीली परमेबिलिटी, ये फ्रीली परमेबल होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड पुरीन्स, जो कि पोर्स बनाते हैं, यहाँ पे चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू मॉलिक्यूल्स अंदर जाते हैं। तो ये बात की मैंने आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लेबल भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है इनर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन क्या है? इनर मेम्ब्रेन की भी कुछ फीचर्स है, वो क्या है? सबसे पहले इनर मेम्ब्रेन लिख लेते हैं। इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन स्मूथ नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे फोल्ड्स हैं। ये देख सकते हैं आप, दीज आर फोल्ड्स, राइट? ये क्या है? दीज आर फोल्ड्स प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन, और इन फोल्ड्स को कहते हैं क्रेस्टी। इन फोल्ड्स को क्या कहते हैं? क्रेस्टी कहते हैं। क्रेस्टी कहते हैं, लेकिन क्रेस्टी का वर्ड जो है ये एनिमल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं इनके लिए ये क्रेस्टी का वर्ड यूज़ किया गया है। जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, प्लांट्स में ये जो क्रेस्टी है वो इस नेचर के नहीं होते, बल्कि ये वो उनमें बहुत ट्यूब लाइक होते हैं, राइट? ट्यूब लाइक होते हैं। तो फिर प्लांट्स में इसी को नाम दिया गया है, क्रेस्टी को नाम दिया गया है माइक्रोविलाई, राइट? माइक्रोविलाई प्लांट्स में इसको कहते हैं। बाकी इसका जो रूल है वो सेम ही होता है दोनों में। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फीचर है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन का, वो ये है कि ये सेलेक्टिवली परमेबल है। सेलेक्टिवली परमेबल है। सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब ये है कि कोई भी मॉलिक्यूल अंदर नहीं जा सकता, बल्कि इसके लिए प्रॉपर चैनल्स होते हैं प्रोटीन्स की। और कोई जो है साइज़ के ऊपर, एक्चुअली सेलेक्टिवली परमेबिलिटी में साइज़ का कॉन्सेप्ट नहीं होता। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के नेचर का कॉन्सेप्ट है कि एक मॉलिक्यूल है अगर साइज़ में जितना भी बड़ा है और सेल को चाहिए होता है, तो सेलेक्टिवली इसको अंदर जो लेके जाता है। तो यहाँ पे तो माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल नहीं है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक मॉलिक्यूल ने आना है, तो सेलेक्टिव यहाँ पे प्रोटीन्स है वो सिलेक्शन कर लेते हैं इस मॉलिक्यूल के और वो इसको ले आते हैं अंदर। एक दूसरा वर्ड है, इसको कहते हैं पार्शली परमेबल। पार्शली परमेबिलिटी का मतलब है कि उनमें इम्पोर्टेंट चीज़ साइज़ होता है। एक प्रॉपर साइज़ से ज़्यादा अगर मॉलिक्यूल्स की साइज़ है, मतलब अगर साइज़ बड़ा है एक प्रॉपर एक लिमिट से, तो फिर वो अंदर नहीं जा सकते माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर या सेल के अंदर। तो ये इनर मेम्ब्रेन के ऊपर बात हुई, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। और इसके बाद आता है यहाँ पे दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान वाली जगह, जिसको कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान वाली जगह क्या है? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, जिसका साइज होता है 6 to 10 नैनोमीटर। 6 to 10 नैनोमीटर ये क्या है? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, जो कि दोनों मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। तो अब हमारे पास जो इनर मेम्ब्रेन है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है या इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं? पहली बात तो ये है कि इसका स्ट्रक्चर भी फास्फोलिपिड्स वगैरह से बना हुआ है, जिस तरह दूसरे मेम्ब्रेन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स है या प्रोटीन्स का मिकदार जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका रोल ज़्यादा है, इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो इसी वजह से इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स का जो कंटेंट है, प्रोटीन का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। कुछ खास स्ट्रक्चर्स इसके अंदर पाए जाते हैं, लाइक ऑक्सीसोम, या इसको एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं या F1 पार्टिकल भी कहते हैं। ये थोड़ा सा टच करते हैं। क्या हमारे पास है एलिमेंट्री पार्टिकल, F1 पार्टिकल, या इसको दूसरे अल्फाज में ऑक्सीसोम भी कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है, बहुत सारे इस तरह से प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसका जो हेड होता है वो मैट्रिक्स की तरफ होता है। दिस इज मैट्रिक्स। जो सोल्यूशन कवर्ड होता है बाय द इनर मेम्ब्रेन, इसको मैट्रिक्स कहते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे आउटग्रोथ्स होते हैं, इनको ऑक्सीसोम्स कहते हैं। इन ऑक्सीसोम का स्ट्रक्चर बेसिकली इस तरह होता है। यहाँ पे यू कैन सी हियर, दिस इज इन ऑक्सीसोम।
ऑक्सीसोम की दो, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके दो पार्ट्स है बेसिकली। एक पार्ट है इसका स्टॉक और दूसरा इसका है हेड। ये इसका स्टॉक यहाँ पे अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ अ बेसल प्लेट, राइट। इसका एक यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, इसके ज़रिए वो इस मेम्ब्रेन में अटैच हुआ होता है। ये अंदर से जो है हालो होता है और इसकी थ्रू हाइड्रोजन जो प्रोटॉन है वो इसके थ्रू जाता है और यहाँ से निकलता है जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में आता है। और इसी की वजह से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जिसके थ्रू पर ये जो है रोटेशन स्टार्ट करता है। तो ये ऑक्सीसोम जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है, इसमें प्रेजेंट होते हैं एक एंजाइम जिसको कहते हैं, ऑक्सीसोम में क्या होता है, ऑक्सीसोम में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिसको कहते हैं एटीपीज, जो कि क्या करते हैं, एटीपी को बनाते हैं। एडीपी से एटीपी बनाते हैं, राइट। यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये जब घूमना शुरू करता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटॉन, सो वहाँ पे फिर एडीपी जो प्रेजेंट है वो एटीपी में कन्वर्ट होता है। कैसे कन्वर्ट होता है इसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और यहाँ पे जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है फिर उस रेस्पिरेशन में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऑक्सीसोम जो है ये बेसिकली फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन से बना हुआ एक पार्टिकल होता है। इसके जो नाम मैंने बता दिए, एक नाम है इसको कहते हैं F1 पार्टिकल, इसको ऑक्सीसोम के अलावा इसको F1 पार्टिकल भी कहते हैं, F1 पार्टिकल। इसको एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं, राइट। इसको क्या कहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल भी इसको कहते हैं। F1 पार्टिकल, F1 से मुराद है फर्डिनेंट। फर्डिनेंट वो साइंटिस्ट था जिन्होंने ऑक्सीसोम को डिस्कवर किया था, सो इसी वजह से इसको F1 पार्टिकल भी कहते हैं। अब ये अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऑक्सीसोम का जो साइज़ है वो, इसके बारे में दो राय है। एक के मुताबिक इसका साइज़ होता है 10 नैनोमीटर, और दूसरा है कि इसका साइज़ होता है 8.5 नैनोमीटर। दिस द साइज ऑफ ऑक्सीसोम, राइट। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है और मैट्रिक्स में क्या क्या होता है। हमने किन किन चीज़ों के ऊपर बात की, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, फिर पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के ऊपर बात हुई। अभी ऑक्सीसोम के ऊपर भी बात हुई कि ऑक्सीसोम क्या होता है, इसका रूल क्या है। रूल तो जो कि मैंने बता दिया कि प्रोटॉन के ज़रिए ये रोटेशन स्टार्ट करता है। काइनेटिक एनर्जी मतलब जो प्रोटॉन में है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और ये सर्कुलेशन स्टार्ट कर लेता है। सर्कुलेशन के बाद यानी वहाँ अपनी जगह पे इस तरह से रोटेशन स्टार्ट करता है और वहाँ पे फिर एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं और वो उन एंजाइम्स के ज़रिए फिर एडीपी जो है वो एटीपी में कन्वर्ट होते हैं। अब ये इसमें बहुत सारे डीप कॉन्सेप्ट्स है। इन कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो बहुत थोड़ा लेंथी भी है। इसमें बहुत सारे केमिकल्स है, बहुत सारे प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, इनके ऊपर फिर डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ अब बात कर रहे हैं मैट्रिक्स के ऊपर कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स बेसिकली यहाँ पे गाढ़ा सोल्यूशन है, राइट। क्या है मैट्रिक्स, एक गाढ़ा सोल्यूशन जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसको मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा कि डीएनए, राइट। डीएनए के तकरीबन 2 से 10 कॉपीज होते हैं। डीएनए इसके अंदर होता है, आरएनए इसके अंदर प्रेजेंट होता है, एंड इसके अंदर प्रोटीन्स भी होते हैं। इसके अंदर एंजाइम्स भी बहुत सारे होते हैं एंड राइबोसोम्स भी होते हैं। राइबोसोम्स भी होते हैं। राइबोसोम्स कौन से होते हैं, 70S राइबोसोम्स होते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर पाए जाते हैं। तो अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं आपको बता दूँ वो ये है कि एंजाइम्स जितने भी हैं वो मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन है और वो ये है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स जो है वो मैट्रिक्स में नहीं पाया जाता। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स जो है वो मेम्ब्रेन में यहाँ पे पाया जाता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे मैंने आपको बता दी। राइबोसोम्स कौन से होते हैं, 70S के राइबोसोम्स इस मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स में
बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइक क्रेब्स साइकिल, या इसको TCA साइकिल भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और इसके अलावा इसका एक और भी नाम भी है जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। तो सिट्रिक एसिड साइकिल इस मैट्रिक्स में होता है, और फिर जो इलेक्ट्रॉन चेन होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर इस मेम्ब्रेन में होता है, राइट। सो इस मैट्रिक्स की भी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। मैट्रिक्स में ये चीज़ें होती हैं, और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो मेम्ब्रेन में होता है, फिर इसके थ्रू ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होती है। और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहाँ पे होती है? ये ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन मेम्ब्रेन में होती है। मेम्ब्रेन में ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होती है। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कैसे कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन से मुराद ये है कि एनर्जी ATP बनाना, जब यहाँ पे ATP प्रोड्यूस हो रही होती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, तो इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। एक और भी फास्फोरिलेशन है, मतलब ये है कि ATP सिंथेसिस का एक और भी प्रोसेस है, लेकिन उसको कहते हैं फोटोफास्फोरिलेशन, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। So this was some important information about the माइटोकॉन्ड्रिया। हमने इसकी इंट्रोडक्शन की कि माइटोकॉन्ड्रिया है क्या, किसने डिस्कवर किया, इसके सिनोनिम्स क्या है। सिनोनिम्स जिस तरह मैंने आपको बता भी दी कि इसको यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, पावर हाउस भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है पावर प्लांट ऑफ द सेल, और इसका थर्ड नाम जो है यहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं सेलुलर फर्नेसेस। ये इसके सिनोनिम्स है, इसके लिए कॉमन नेम जो है यूज़ किए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। आफ्टर दैट हमने इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर बात की। स्ट्रक्चर में आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के जो पार्ट्स हैं, इसकी नेचर क्या है? इसके नेचर सेलेक्टिवली परमेबल है, फोल्डेड है, और फिर एनिमल का एक इनर मेम्ब्रेन है, जो कि इसमें ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये जो क्रेस्टी है, इसको क्रेस्टी कहते हैं, जो फोल्डेड है वो प्लेटफॉर्म में होते हैं, इसको क्रेस्टी कहते हैं। और प्लांट्स में ये ट्यूब लाइक होते हैं, जिसको माइक्रोविलाई कहते हैं। एंड फिर हमने जो है इनर मेम्ब्रेन के बाद पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के ऊपर बात की। आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं? मैट्रिक्स में DNA पाया जाता है। DNA शॉर्ट डबल स्ट्रैंडेड DNA होते हैं, जिसकी तकरीबन 2 to 10 कापीज़ होते हैं। एंड RNA भी यहाँ पे पाया जाता है, प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, एंजाइम्स, राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर DNA अगर पाया जाता है तो DNA का काम क्या होता है? DNA बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया को एक सेमी ऑटोनोमस नेचर का एक ऑर्गेनेली है, जो कि सेल के अंदर पाया जाता है। सेमी ऑटोनोमस का मतलब ये है कि ये आधा जो है वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है, यानी इसके अंदर अपने DNA पाए जाते हैं, अपने एंजाइम सिस्टम भी पाया जाता है। अगर इसके अंदर DNA है तो ये DNA रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम्स, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उनकी रिक्वायरमेंट है, राइट। सो ठीक है, तो ये RNA भी इन्हीं DNA से बने हुए होते हैं, ये इन्हीं DNA से बनते हैं। कुछ RNA या कुछ DNA ऐसे हैं जो कि बाहर से आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यानी साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में आते हैं, फिर माइटोकॉन्ड्रिया से निकलकर साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं, फिर न्यूक्लियस में चले जाते हैं, और फिर क्लोरोप्लास्ट में। तो इस तरह के कुछ DNA होते हैं। उन DNAs को कहते हैं प्रोमिस्कस DNAs। क्या कहते हैं? DNAs को कहते हैं प्रोमिस्कस DNA, राइट, जिसका एक जगह नहीं होता, जो कि जिसका एक घर नहीं होता, किसी ऑर्गेनेल से कभी भी चेंज हो सकते हैं, निकल सकते हैं, इसको हम प्रोमिस्कस DNAs कहते हैं। लेकिन ये इसके अपने DNAs होते हैं, इसके अंदर ही होते हैं, ये प्रोमिस्कस DNA नहीं होते। इसके थ्रू इसकी प्रॉपर इनहेरिटेंस होती है, जिसको फिर हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके फंक्शंस को देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस क्या है। बेसिक फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का है ATP सिंथेसिस, मतलब एक बॉडी को जितनी भी ATPs की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग राइट नाउ, सो आई नीड ATPs फॉर दिस, राइट। अगर मैं देख रहा हूँ आपको, सो इसके लिए भी मुझे ATPs की ज़रूरत है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसको ये मेन फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का।
अब नेक्स्ट इसका एक और फंक्शन भी है। बहुत सारे ऐसे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल स्टेरॉइड्स है, इसके अल्कलाइड्स है, राइट। तो ये सारे बायोमोलिक्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एज अ इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनते हैं। क्रेब्स साइकिल के दौरान बहुत सारे इंटरमीडिएट कंपाउंड बनते हैं जो कि क्रेब्स साइकिल से फिर निकलते हैं। सो वो सारे कंपाउंड्स किस तरह से बनते हैं, उनकी डिटेल लेक्चर फिर नेक्स्ट आएगा जो कि रेस्पिरेशन होगा। तो रेस्पिरेशन में बेसिकली 3 फेजेस होते हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है और साइटोप्लाज्म के बाद का प्रोसेस यहाँ पे शुरू होता है, जिनमें क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स के अंदर होता है यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है, या जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो पेरियस मेम्ब्रेन के अंदर होता है, जिसमें प्रोटॉन्स बाहर की तरफ आते हैं और फिर इन ही पार्टिकल के अंदर प्रोटॉन्स जो है वो मैट्रिक्स में चले जाते हैं, और पार्टिकल्स जो है, जो ऑक्सीसोम्स है, वो मूवमेंट कर लेते हैं, वो रोटेशन करते हैं, जिसमें एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं, ATPs, और इसके नतीजे में फिर बहुत सारा जो ADP होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू ATP। सो ये था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में lecture. If you have any question, then you can ask in the comment box. I hope you understand everything about mitochondria.